सरकारी नौकरी और उसमें प्रमोशन, ये एक ऐसी चीज है जिससे समझना अक्सर एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है। तो आज हम इसी उलझी हुई लेकिन बहुत ही जरूरी प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आखिर सरकारी नौकरी में प्रमोशन तय होते कैसे हैं। क्या सब कुछ सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कितने साल से काम कर रहा है, मतलब कौन सबसे सीनियर है, या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? देखिए, इस उलझन की जड़ कहाँ है, इसे समझने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन के.आर. पिस्दा की ये बात सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि कई बार हालात ऐसे थे कि हमारा स्तर ये था कि जो क्लर्क हमें बताता था, हम सिर्फ दस्तखत करने का काम करते थे। अब जरा सोचिए, जब इतने सीनियर अधिकारियों को भी नियमों की पूरी पकड़ नहीं होती, तो गलतियों की गुंजाइश कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे इस प्रमोशन की पहेली को, फिर देखेंगे कि नियमों की किताब क्या कहती है। इसके बाद डीपीसी की पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और आखिर में बात करेंगे फैसलों और अगर कोई गलती हो जाए तो उसके सुधार की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रमोशन की पहेली, जब सिर्फ दस्तखत कर देना ही काफी नहीं होता। तो जैसा पिस्दा जी के अनुभव से साफ है, अक्सर होता यह है कि कई अधिकारी प्रमोशन से जुड़े कागजात के लिए पूरी तरह से दफ्तर के क्लर्क पर ही निर्भर हो जाते हैं, और जब नियमों की जानकारी ही ना हो तो यह निर्भरता किसी के भी करियर को प्रभावित करने वाली गंभीर गलतियों की वजह बन सकती है। बस इसी तरह की मनमानी को रोकने और एक पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी का सिस्टम बनाया गया है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, नियमों को समझना, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया किसी की मर्जी से नहीं चलती, बल्कि एक ठोस कानूनी और संवैधानिक ढांचे पर टिकी हुई है। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि प्रमोशन के नियम हवा में नहीं बने हैं। इनका एक पूरा पदानुक्रम है, एक हायरार्की है। देखिए, सबसे ऊपर है भारत का संविधान, जिसके अनुच्छेद 315 और 320 लोक सेवा आयोग की नींव रखते हैं। उसके नीचे आते हैं राज्य पीएससी के नियम, फिर डिपार्टमेंट के अपने भर्ती नियम, और आखिर में आते हैं खास नियम, जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003। मतलब सब कुछ इसी क्रम में चलता है, ऊपर से नीचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में ये सब काम कैसे करता है डीपीसी की यात्रा के इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में। डीपीसी की पूरी प्रक्रिया को हम 5 जरूरी कदमों में समझ सकते हैं। सबसे पहला कदम है कैलेंडर वर्ष के हिसाब से खाली पदों यानी वैकेंसीज की गिनती करना। फिर सीनियरिटी लिस्ट को फाइनल किया जाता है। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं, फिर प्रस्ताव आगे भेजा जाता है और आखिर में डीपीसी की बैठक बुलाई जाती है। ये सारे स्टेप्स ये पक्का करते हैं कि जब कमेटी बैठे तो सारी तैयारी पहले से पूरी हो। अब इन सभी दस्तावेजों के बीच एक नंबर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है 5 साल। ये एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। डीपीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वो किसी भी कर्मचारी के पिछले 5 सालों के गोपनीय प्रतिवेदनों यानी सीआरएस की समीक्षा करे। यही 5 साल का रिकॉर्ड तय करता है कि किसी का करियर किस दिशा में जाएगा। यहाँ एक और जरूरी शब्द आता है, विचारण क्षेत्र, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जोन ऑफ कंसिडरेशन। अब यह है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उन सभी योग्य उम्मीदवारों का एक पूल है जो सीनियरिटी और नौकरी की न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हैं। डीपीसी इन्हीं लोगों में से प्रमोशन के लिए सही उम्मीदवार को चुनती है। तो अब हम इस प्रक्रिया के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं कि डीपीसी की बैठक के अंदर होता क्या है और वहां किस किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, डीपीसी की बैठक के बाद मोटे तौर पर 4 तरह के नतीजे निकल सकते हैं। पहला, फिट, जिसका मतलब है कि व्यक्ति प्रमोशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरा, अनफिट, मतलब वो न्यूनतम बेंचमार्क को पूरा नहीं कर पाया। तीसरा होता है सील्ड कवर। ये तब होता है जब किसी पर कोई विभागीय जांच या आपराधिक मामला चल रहा हो। और चौथा है परिभ्रमण या सर्कुलेशन, जब सीआर जैसे जरूरी कागज ही मौजूद न हो। ये जो सील्ड कवर प्रक्रिया है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें होता यह है कि डीपीसी अपना फैसला तो ले लेती है, पर उसे एक सीलबंद लिफाफे में रख देती है, और ये लिफाफा खोला तभी जाता है जब वो कर्मचारी अपने ऊपर लगे आरोपों से पूरी तरह बरी हो जाए। अगर उसे सजा मिल जाती है तो वो लिफाफा कभी नहीं खोला जाता। ये तरीका कानूनी मामलों के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इंसान से गलती नहीं हो सकती? अगर इस प्रक्रिया में कोई चूक हो जाए तो क्या होता है? अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम में गलतियों को सुधारने का भी एक तरीका बनाया गया है। एक रिव्यू डीपीसी बुलाई जा सकती है, पर सिर्फ कुछ खास हालतों में। जैसे कि अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम लिस्ट में आने से रह गया हो, या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से शामिल हो गया हो, या फिर अगर सीनियरिटी लिस्ट को पिछली किसी तारीख से बदल दिया गया हो, रिकॉर्ड में कोई तथ्यात्मक गलती हो, या फिर सीआर से कोई नेगेटिव रिमार्क बाद में हटा दिया गया हो। ऐसे मामलों में पिछले फैसले की समीक्षा हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डीपीसी प्रक्रिया भले ही थोड़ी जटिल लगे, लेकिन ये एक बहुत ही तार्किक यानी लॉजिकल सिस्टम है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि प्रमोशन निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों और नियमों के आधार पर हों, ना कि किसी की पसंद या नापसंद पर। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक ऐसा सिस्टम जहां नियम इतने साफ साफ लिखे हुए हैं, वहां करियर में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? बहुत ही शानदार प्रदर्शन करना, या फिर बस कोई भी गलती करने से बचना? इस पर सोचिएगा जरूर।